अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म की साख्त, स्पर्म की फंक्शन और स्पर्म का जो डिसऑर्डर है या इसके बाद जो हार्मोन स्पर्म को कंट्रोल करते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इन हार्मोन के बारे में इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम तफसील के साथ बहस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ आते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इन टेस्टिस, यानी इंसान के टेस्टिस में स्पर्म बनने का जो अमल है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इंसान के बॉडी में दो टेस्टिस होते हैं और फिर हर टेस्टिस जो होती है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इन टेस्टिस के अंदर फिर इस किस्म के खाने होते हैं, फाने या वेज जैसे खाने होते हैं। ये जो खाने दिखाई दे रहे हैं इन खानों को लोब्यूल कहते हैं और ये तकरीबन 300 से 400 ये एक टेस्टिस के अंदर ये खाने होते हैं, ये लोब्यूल होते हैं। और ये इन लोब्यूल के अंदर जो होते हैं इसके अंदर फिर ये क्वाइल शक्ल के ये क्या है, इसका नालियां हैं, ट्यूब्यूल हैं, इनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो नीले रंग की दिखाई दे रहे हैं ये सेमिनल ट्यूब्यूल हैं। और ये एक सेमिनस ट्यूब्यूल की जो लंबाई होती है वो तकरीबन 30 से 80 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और ये एक लेब्यूल के अंदर ये तकरीबन 3 से 4 तक ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। इसकी मोटाई जो है वो तकरीबन 200 माइक्रोमीटर के क्या होती है, बराबर होती है। और लंबाई तो मैंने आपको बताया कि 30 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इन सारे क्या सेमिनिफरस को क्या किया जाए, इसको लंबा किया जाए तो इससे तकरीबन 500 से 600 मीटर तक एक क्या होती है, एक लंबी लाइन इससे फिर बनेगी, यानी इतने सेमिनिफरस। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ये सेमिनस ट्यूब्यूल का फर्स्ट का अगर एक टुकड़ा है, अगर हम इस टुकड़े को क्या करें, यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले लें, इसको इस तरह काट दें और काटने के बाद फिर इसको इस तरह क्या करें, देखें और इसको जूम करें तो ये यहाँ पर एक सेमिनस ट्यूब्यूल है। इसको क्या किया है, काटा गया और काटने के बाद इसको फिर क्या किया है, ये इसी को जूम किया गया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये शक्ल, ये इसका अंदर वाला क्या है, हिस्सा है, इस तरह हिस्सा है जिस तरह ये पेन को आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर वाले हिस्से में देखें, इसके इर्द गिर्द, इसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर है, ये प्रोटेक्टिव कवर है और इस प्रोटेक्टिव कवर को बेसल लेमिना कहते हैं। और इस बेसल लेमिना के अंदर यहाँ पर आपको सेल दिखाई दे रहे हैं। ये सेल जो है इसको प्राइमोडियल सेल कहते हैं। ये प्राइमोडियल सेल है या इस प्राइमोडियल सेल जो होते हैं इसको जर्म सेल भी कहते हैं। तो ये जर्म सेल जो होते हैं ये प्राइमोडियल सेल जो होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब यानी इसका 8-9 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो 9 हफ्ते के बाद जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है इसको फीटस कहते हैं, फीटस। और ये पैदाइश तक इसको फीटस कहा जाता है, हम तो इसको बच्चा कहते हैं लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी के ज़बान में इसको फीटस कहते हैं। ये फीटस होता है और क्योंकि इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इसकी होती रहती है तो इस दौरान यहाँ पर जो स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिससे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ फंक्शन के सेल बनते हैं, तो वो स्टेम सेल कहलाते हैं। तो इस स्टेम सेल से वहाँ पर यानी 9वें हफ्ते के बाद फिर यहाँ पर जर्म सेल जो होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। और जब फेटस के अंदर गोनेड यानी जिनसी आज़ा या टेस्टिस बन जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो वो जो जर्म सेल होते हैं जिसको प्राइमोडियल सेल कहते हैं वो इसे गोनेड के ये जो सेमिनस ट्यूब्यूल होते हैं इसमें वो जर्म सेल मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ पर इसकी माइटोसिस का अमल जारी होता है। लेकिन जैसा ही बच्चा पैदा
हो जाता है तो फिर ये जर्म सेल होते हैं या प्राइमोर्डियल सेल जो होते हैं, इसका तकसीम जो होता है, इसका सेल डिवीजन जो होता है वो फिर बंद हो जाता है। और ये उस वक्त तक बंद होता है जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए। तो जब बच्चा बालिग हो जाता है तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल होते हैं, जर्म सेल जिसको हम कहते हैं, या इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ये बेसल लेमिना के अंदर वाले क्या होते हैं, सेल होते हैं। और इसको ए टाइप सेल भी कहते हैं, एस टाइप स्पर्मेटोगोनियम सेल भी इसको कहते हैं। तो फिर ये सेल जो होते हैं तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, किस वक्त तकसीम होते हैं? यहाँ पर हार्मोन के बारे में फिर आखिर में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हार्मोन पैदा हो जाते हैं, वो हार्मोन इसको स्टिमुलेट करते हैं और फिर इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनिस का अमल शुरू हो जाता है। तो ये सेल, इन सेल में क्या होता है, तकसीम का अमल शुरू हो जाता है। और इस तकसीम के अमल से मतलब यह है कि ये अब स्पर्म बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये सेल जो होता है वहां पर इस सेल की तकसीम की तरफ हम जाते हैं, फिर यहाँ पर इसी शक्ल की तरफ आएंगे। तो इस शक्ल में देखिए, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। और ये जब क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है, ये सेमिनस ट्यूब्यूल में ये इंटर हो गया। ये पहले बाहर होता है, हाँ, लेकिन जब इसमें ये इंटर हो जाता है तो इंटर होने के बाद ये इसको टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। और इसका डीएनए 2n डीएनए होता है इसमें। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है इसमें। अब जब ये यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस के जरिए ये जो जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है, ये वही प्राइमोर्डियल सेल है अभी तक, ये तकसीम हो जाता है। और यहाँ पर पहले ये इसके क्रोमोसोम डबल हो गए, क्रोमेटिड में तक ये इसके क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिड में क्या हुए हैं, तब्दील हो गए। ये क्रोमोसोम डबल हो गया, ये क्रोमोसोम ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। और इसके बाद इसकी जो माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस है, माइटोसिस के जरिए जब इसकी तकसीम हो जाती है तो इससे जो 2 सेल नए डॉटर सेल बन जाते हैं। इनमें एक ये जो इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है ये एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम डबल हुए हैं, इसको स्पर्मेटोगोनियम सेल कहते हैं। ये जब तकसीम हो जाते हैं तो इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया इसको कहते हैं। और ये माइटोसिस के जरिए, यानी 2 है, यहाँ पर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम ही होंगे, तो 2 क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर जो डॉटर सेल बन जाते हैं, इसमें से एक डॉटर सेल को बी डॉटर सेल कहते हैं और एक को ए डॉटर सेल कहते हैं। इसमें से जो ए डॉटर सेल होता है वो वापस वही यहाँ पर हमने लिखा है टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम, इससे वापस फिर स्पर्मेटोगोनियम सेल बन जाता है। यानी जिससे वापस क्या हो जाता है, वो जर्म सेल या प्राइमोर्डियल सेल, वापस वही सेल इससे क्या हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि अगर ये तकसीम हो गया तो यहाँ पर तो ये जर्म सेल तो खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये कॉपी बना लेते हैं अपनी जैसा, ये कॉपी बनाता है और वो इसमें से एक जो होता है कॉपी, वो इसकी जगह ये वापस चला जाता है। और एक जो बी क्या होता है, सेल होता है, बी सेल, वो फिर क्या होता है, फिर माइटोसिस के जरिए क्या होता है, डिवाइड होता है। और ये इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इसमें देखें डबल 2 क्रोमोसोम है, इसमें ये फिर इसकी माइटोसिस के जरिए इसकी डिवीजन हो गई और फिर इसके डॉटर सेल में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 क्रोमोसोम इसमें क्या हो गए, यहाँ पर आ गए। और इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये वही स्पर्मेटोगोनिया है क्योंकि वही फिर माइटोसिस के जरिए तकसीम हो गया। जब ये माइटोसिस के जरिए तकसीम हो जाते हैं तो अब ये 2 बन गए। अब 2 में से हर एक जो होता है इसके क्रोमोसोम भी इसके क्रोमेटिड बन जाते हैं, इसके क्रोमेटिड बन जाते हैं, इसके भी क्रोमेटिड बन जाते हैं। और हम पहले सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं कि ये क्रोमेटिड का आपस में क्रॉस हो जाता है। और जब क्रॉस हो जाता है, चूंकि अब जो सेल डिवीजन होगा, अब ये दोनों एक ही सेल हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो गए, इस क्रोमेटिड में तब्दील हो गए। और इसकी क्रोमेटिड में तब्दील होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होता है। ये सारी मियासिस, ये मियासिस क्या होता है, डिवीजन जो होता है, ये फर्स्ट
फर्स्ट है। ये फर्स्ट मियासिस डिवीजन क्या हो जाता है, ये जो सेल है इससे दो डॉटर सेल बन जाते हैं, इस सेल से और जो है इससे दो डॉटर सेल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब माइटोसिस के जरिए, ये माइटोसिस है, माइटोसिस के जरिए जहाँ पर जब इन सेल की तकसीम होती है और इन सेल के नतीजे में ये दो सेल या ये दो सेल, ये दोनों एक ही है, दो सेल बन जाते हैं, तो वो इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ये है या ये है, दोनों ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं और इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। अब जब ये क्रोमोसोम है, सॉरी ये सेल है और ये सेल है, ये सेल भी फिर मियोसिस के जरिए ये तकसीम हो गया है और ये भी मियासिस के जरिए क्या हो गया है, तकसीम हो गया है। और मियासिस तकसीम में जो होता है इसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वो पेरेंट सेल के निसफ होती है। तो इसमें डबल क्रोमोसोम है, इसमें सिंगल क्या है, क्रोमोसोम है। लेकिन इस तरह हुआ है कि यहाँ पर इसके कुछ हिस्सों का आपस में क्या हुआ है, देखिए क्रॉस हुआ है और इसी क्रॉस की वजह से ये देखिए आप मुख्तलिफ रंग जो नजर आ रहे हैं इसमें, ये एक दूसरे की हिस्से का आपस में चेंज हुआ है। और जब ये यहाँ पर ये जो बन जाते हैं, ये इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और ये क्या होते हैं, ये हेप्लॉयड होते हैं। तो ये मियासिस फर्स्ट डिवीजन है और ये यहाँ पर जो क्या बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और ये हेप्लॉयड होते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल से क्या होती है, निसफ होती है। और इसके बाद फिर दोबारा मियासिस का अमल होता है, यानी इसको मियासिस 2 कहते हैं। दो मियाटिक डिवीजन होता है, फिर यही जो होते हैं ये सेल, ये फिर क्या हो गए हैं, ये फिर तकसीम हो गए हैं। ये सेल तकसीम हो गया दो सेल में, ये भी तकसीम हो गया है, ये भी, और इसको मियासिस सेकंड डिवीजन कहते हैं। लेकिन मियासिस सेकंड डिवीजन में असल में यहाँ पर माइटोसिस का अमल होता है। तो देखिए ये क्या हो गए है, इससे जो यहाँ पर नए सेल बन जाते हैं, इससे दो बन गए 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 हैं और इसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या है, हेप्लॉयड है। तो ये जो यहाँ पर सेल बन जाते हैं, इन सेल को कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड क्या कहते हैं, इसको स्पर्मेटिड सेल कहते हैं। और ये स्पर्मेटिड सेल जो होते हैं ये फिर क्या होते हैं, ये फिर स्पर्म में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो जब स्पर्मेटिड स्पर्म में तब्दील होते हैं तो इस अमल को स्पर्मियोजेनेसिस का अमल कहा जाता है। इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, यानी जब स्पर्मेटिड स्पर्म में तब्दील होते हैं तो इस अमल का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह ये क्या बन जाते हैं, तकरीबन यहाँ पर 8 क्या हो जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। अब हम स्पर्म, ये इस शक्ल में यहाँ पर एक स्पर्म हमने यहाँ से उठाया है और इसका यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पर्म का एक शक्ल यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्पर्म जो होता है, एक इंसानी स्पर्म, ये देखिए इसके 3 हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हेड कहते हैं, ये हेड कहलाता है। और ये दूसरा हिस्सा जो है यहाँ से इसको बॉडी कहते हैं या इसको मिड पीस कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं और इसको मिड पीस कहते हैं। और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको टेल कहते हैं या इसको एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट, या इसको एक्सोनेम भी कहते हैं। ये जो है, ये दुम जो है इसका टेल, ये टेल, इसको एक्सोनेम भी कहते हैं, इसको एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं और इसको टेल का नाम भी दिया जाता है। एक क्रोमोसोम जो होता है, ये इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो 50 से 60 माइक्रोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 60 माइक्रोमीटर तक इसकी, 50 से 60 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो हेड है, इस हेड की जो लंबाई है वो 5 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। और इसका जो मिड पीस है या सेल बॉडी है, इसकी लंबाई 5 से 7 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसका जो टेल होता है, इसकी लंबाई 40 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। यानी जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो इस टेल की है और ये तकरीबन कुल लंबाई का 80% हिस्सा जो होता है वो इस टेल पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। अब
टेल जो होता है इसमें स्पर्म जो होता है, स्पर्म इसका जो हेड होता है, इसका हेड दो हिस्सों में तकसीम है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको एक्रोसोमल केप कहते हैं, एक्रोसोमल केप या एक्रोसोम पर जो मुश्तमिल होता है। और दूसरा हिस्सा जो होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। और इसके बाद ये सेंट्रियूल पर मुश्तमिल होता है। एक दो सेंट्रियूल होते हैं यहाँ पर, एक को प्रॉक्सिमल सेंट्रियूल कहते हैं और दूसरे को डिस्टल सेंट्रियूल कहते हैं। अब ये इस शक्ल में होता है और ये इस शक्ल में होता है, यानी दोनों एक दूसरे के अमूदन होते हैं। तो इसका जो हेड होता है, और हेड जो होता है इसको एक्रोसोमल जो होता है केप कहलाता है। इसमें दो किस्म के यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। एक को कहते हैं एलोलोरिनिडोस और दूसरे को कहते हैं एक्रोसिन एंजाइम। और ये दोनों एंजाइम जो होते हैं, ये स्पर्म की जब ये अंडे में दाखिल होता है तो वहां पर अंडे के बाहर एक होल होता है, तो इस होल को तोड़ने के लिए ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस में चूंकि ये इंसानी स्पर्म है तो इसमें 23 इसमें क्या है क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका हिस्सा जो होता है ये नेक कहलाता है। नेक का जिक्र यहाँ पर हमने नहीं किया, ये हिस्सा जो है इसका नेक कहलाता है। और यहाँ पर ये नेक में जो होते हैं, मैं आपको बताया कि यहाँ पर दो सेंट्रियूल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियूल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियूल होता है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियूल जो होता है इसका फंक्शन ये होता है कि जब वहां पर गेमेट बनता है, जब जाइगोट बनता है और जाइगोट की जब डिवीजन होती है तो इस डिवीजन के वक्त वो वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो वहां पर वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और ये जो सेंट्रियूल होता है ये अंडे में सेंट्रियूल नहीं होता है, ये स्पर्म की तरफ से सेंट्रियूल वहां पर जाता है। ये दूसरा सेंट्रियूल होता है जिसको डिस्टल सेंट्रियूल कहते हैं। ये डिस्टल सेंट्रियूल से माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल आप सेल की स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये 3 जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पर इनके 3 जोड़े और 3 जोड़े इर्द गिर्द होते हैं और दो जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उसके दरमियान में होते हैं। और ये ट्यूब्यूल यहाँ से क्या करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल ये यहाँ से निकलते हैं और निकलते ये यहाँ से यहाँ देखें आ रहे हैं। और ये जो पूरा जो इसका टेल है या इसको एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, ये एक्सोमियल फिलामेंट जो होता है ये सारा इन सेंट्रियोल से जो माइक्रो ट्यूब्यूल निकलते हैं, इन माइक्रो ट्यूब्यूल से ये क्या होता है बना होता है। ये यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर ये देख लाइन दिखाए गए हैं, तो ये यहाँ से निकलते हैं और इसके गिर्द जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होती है। यहाँ पर इस गिर्द प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव कवर है इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म पर क्या होता है मुश्किल, क्योंकि स्पर्म एक सेल है तो इसके गिर्द तो प्रोटोप्लाज्म की क्या है एक तय है और सेंटर में ये माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। और मैंने बताया कि 3 जोड़ी इस तरह, 1 जोड़ी इस तरह और दरमियान में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद जो इसका बॉडी है, ये इसका बॉडी है या इसका जो मीट पीस कहलाता है, इसमें भी यही क्या होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल अंदर होते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तकरीबन 11 तक कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये इन माइक्रोट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो होते हैं वो लिपटे होते हैं। और ये क्या करते हैं, एटीपी, इसका काम है वो एटीपी पैदा करते हैं। तो इसके बाद ये निचले वाला हिस्सा है, यहाँ पर फिर एक सेंट्रियूल है जिसको रिंग सेंट्रियूल कहते हैं। बात कहते हैं कि सेंट्रियूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने लिखा है कि नहीं ये सेंट्रियूल है, इसको रिंग सेंट्रियूल कहते हैं। और रिंग सेंट्रियूल जो होता है ये मिड पीस और ये जो प्रिंसिपल पीस है। अच्छा, इस टेल को प्रिंसिपल पीस भी कहते हैं। प्रिंसिपल पीस का मतलब ये क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, लंबा हिस्सा है, इसको प्रिंसिपल पीस भी कहते हैं। 3 नाम है, 4 नाम है इसके। तो प्रिंसिपल पीस ये टेल और ये जो ऊपर मिड पीस होता है, इस मिड पीस के हिस्से में यहाँ पर प्रोटीन होते हैं। तो ये जो रिंग सेंट्रियोल होता है ये प्रोटीन को ये प्रिंसिपल पीस की तरफ या टेल की तरफ जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये एज अ बैरियर काम करता है। ये प्रोटीन को इधर टेल में जाने से क्या करते हैं, इसको वो
रोकते हैं। इसके बाद ये तो क्या है, टेल है, और टेल तो माइक्रोट्यूब्यूल पर से क्या होता है, इसी जो सेंट्रियोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, इसी माइक्रोट्यूब्यूल से ये टेल क्या होता है, बना होता है। और ये टेल जब हरकत करता है तो स्पर्म में मोटिविटी वहां पर क्या पैदा होती है, हरकत वो करता है। और ये जो इसकी जो एक्सल फिलामेंट है या इसकी दुम की जो हरकत है, ये भी एक प्रोटीन के जरिए होती है, और इस प्रोटीन का नाम है डायनीन मोटर प्रोटीन, डायनीन मोटर प्रोटीन। और ये इस मिड पीस में होता है, यहाँ पर इस हिस्से में होता है, यहाँ पर टेल जहां से शुरू होता है ये यहाँ पर होता है। और यहाँ से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी लेता है, यानी वो एनर्जी लेता है, और फिर इस दुम को क्या करता है, इसको हरकत देता है, इसको क्या करता है, हिलाता है। तो ये क्या है, मुख्तसरन इस स्पर्म की क्या है, इसकी स्ट्रक्चर थी। और अब ये जो एक स्पर्म होता है, एक स्पर्म की लंबाई के बारे में मैंने तो आपको बताया कि 50 से 60 माइक्रोमीटर। एक इंसानी बॉडी के अंदर यहाँ पर जो जर्म सेल होते हैं, प्राइमोर्डियल सेल जो होते हैं, ये तकरीबन ये 2 मिलियन के बराबर होते हैं। लेकिन 2 मिलियन के बाद जब ये हर सेल तकरीबन क्या होता है, एक सेल जब तकसीम होता है तो तकसीम इतनी मरतबा तकसीम होता है कि इससे 64 क्या होते हैं, सेल बन जाते हैं। और फिर इस 64 सेल से फिर क्या होता है, तकसीम का अमल होता है, और इस तकसीम के नतीजे में फिर आखिर में 400 मिलियन क्या बन जाते हैं, स्पर्म इससे बन जाते हैं। यानी एक इंसान जो होता है ये रोजाना क्या करता है, इसके जो टेस्टिस होते हैं इसमें 400 मिलियन स्पर्म रोजाना बनते हैं। और इस तरह ये होता है कि इंसान का दिल जब धड़कता है तो इंसान के दिल के एक बार धड़कने से उधर इंसान के टेस्टिस में 1200 क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, पैदा होते हैं। यानी एक मरतबा दिल का जो हार्ट बीट है या धड़कन है, इस दौरान जो होता है, मतलब यहाँ पर वो टाइम मुराद है कि जितने वक्त में एक दिल धड़कता है, इस दौरान एक इंसानी बॉडी के अंदर 1200 क्या होते हैं, स्पर्म पैदा होते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल है, या ये एक जर्म सेल से जब या स्पर्मेटोगोनियम से जब एक स्पर्मेटोगोनिया से जब एक स्पर्म बनता है तो ये कितने वक्त में ये अमल, ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो जब ये पहले मतलब यहाँ पर जब माइटोसिस का अमल होता है पहला स्टेप, तो इसमें चंद दिन लगते हैं, चंद दिन मतलब है 2 दिन 3 दिन ये लगते हैं। इसके बाद जब पहला फिर मियोसिस का अमल होता है, तो इस मियोसिस में फिर सिर्फ 1 ही दिन लगता है। और इसके बाद जब दूसरा मियोसिस का अमल होता है, तो इसमें तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे, फ्यू आवर 3-4 घंटे इसमें लगते हैं। और फिर जब स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म क्या होते हैं, बनते हैं, तो इसमें तकरीबन 3 हफ्ते क्या होते हैं, लगते हैं। तो एक स्पर्म ये एक जर्मिनल या प्राइमोर्डियल जर्म से जब एक स्पर्म बनता है तो तकरीबन 64 से 70 घंटे का वक्त लगता है। और स्पर्म तो बन जाता है लेकिन अभी तक ये क्या ना होता है, मेच्योर नहीं होता। तो इसको फिर मेच्योर करने के लिए मजीद 12 से 21 घंटे दरकार होती है। और यह यहीं तकरीबन जब मुकम्मल स्पर्म तैयार हो जाता है, एक्टिव स्पर्म जब हासिल होता है, तो जिसमें मोटेली होती है, फर्टिलिटी होती है, तो इसके लिए तकरीबन 74 से 90 घंटे क्या होते हैं, ये लगते हैं। तो वहां पर मैंने प्रोसेस से आपका दोबारा इस शक्ल की तरफ हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर प्राइमोर्डियल सेल है, और इस प्राइमोर्डियल सेल जब ये क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, 2 सेल में डिवाइड होते हैं। मतलब ये एक ए है, एक बी में ए क्या हो जाता है, ए वापस चला जाता है इसी जगह पर। ये सेल तो तकसीम हो गया, इसकी जगह तो खाली हो गई, 2 सेल बन गए, लेकिन फिर एक सेल इसी जगह पर वापस चला जाता है। यानी यहाँ पर जो सेल जो होते हैं, जो जर्मिनेशन जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल इसको कहते हैं, तो ये जर्म सेल कम नहीं होते। और यही वजह है
कि इंसान जब बालिग हो जाता है और इसकी बलूगत से जब स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है, तो ये मरते दम तक इसका ये क्या होता है, स्पर्म बनने का अमल जारी रहता है। और क्योंकि ये जब ये दो में तकसीम होता है तो एक वापस चला जाता है इसी जगह पर। अब इसको ये सेल क्या होता है, ये फिर तकसीम होता है और फिर इसके बाद यानी माइटोसिस के जरिए ये तकसीम हो गया, फिर ये दोबारा मियासिस फर्स्ट, फिर मियासिस सेकंड, और फिर इसके स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड फिर ये क्या हो जाते हैं, स्पर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो अब ये स्पर्म जो है, ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये एक यहाँ पर इसको ल्यूमन कहते हैं, ये दरमियान वाले हिस्से को, ये एक पाइप की तरह होता है। तो जब स्पर्म बन जाते हैं तो ये स्पर्म जो होते हैं, अच्छा जब यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्म जब बनते हैं, इसके लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसके हिफाजत की क्या होती है, ज़रूरत होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं या ब्लड में वो इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसके लिए खुराक। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक सेल ये देके जिसको सरटोली सेल कहते हैं, ये नीले रंग से दिखाए गए हैं। ये सरटोली क्या है, सेल है, और ये सेल क्या करते हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल जारी होता है और स्पर्म मुख्तलिफ मराहल से जब गुजरता है, तो वो हर मरहले पर क्या करता है, ये सर्टोली सेल जो होते हैं ये इसकी हिफाजत करते हैं और इस तक खुराक भी क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जब ये मुकम्मल स्पर्म में तब्दील हो जाते हैं तो इसको ये लुमिन नाली के क्या होते हैं, इसमें धकेल देते हैं यहाँ पर, और इस नाली के जरिए फिर क्या होते हैं, आगे जाते हैं वहाँ पर, फिर वो जो हम पढ़ चुके हैं वो इसके वहाँ पर इसकी मेच्योरेशन होती है, वो मतलब मुकम्मल तौर पर मेच्योर हो जाते हैं। तो ये जो देखिए सेल है, सॉरी स्पर्म है, तो स्पर्म जो होते हैं यहाँ पर जो ये सिलसिला जारी होता है, तो इसको ये खुद ब खुद जारी नहीं होता, इसको क्या किया जाता है, दिमाग बजरिया कुछ हार्मोन्स है, इसकी मदद से दिमाग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। जब इंसान बालिग हो जाता है और बालिग होने पर जो इंसान का जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तो दिमाग का हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा जो होता है, वो एक खास किस्म के गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये खारिज कर देता है। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ये खारिज करता है, ये इसको पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ भेज देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, या इसको GnRH हार्मोन कहते हैं, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इससे कहा जाता है कि आप क्या करें, दो किस्म के हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन को खारिज करते हैं। तो इसका जो इंटीरियर साइड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि दिमाग के साथ करीब होता है, हाइपोथैलेमस के करीब होता है दिमाग में, और एक मटर की दाने के बराबर होता है, मटर की दाने की तरह होता है। इसका जो अगला हिस्सा होता है, इंटीरियर साइड जो होता है, इस इंटीरियर साइड क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो किस्म के हार्मोन्स क्या करता है, ये पैदा कर लेता है। ये हार्मोन जब पैदा हो जाते हैं, तो ये हार्मोन क्या होते हैं, बजरिया ब्लड ये टेस्टिस तक पहुंच जाते हैं। और टेस्टिस में मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनस ट्यूब्यूल के अंदर ये सर्टोली सेल होते हैं, सर्टोली सेल। और इसके अलावा इसके बाहर एक और किस्म के सेल भी होते हैं जिसको लेडिंग सेल कहते हैं, लेडिंग सेल। ये सेमिनिफरस के नालियों के बाहर होते हैं, ये जो लीडिंग सेल होते हैं, ये यहाँ पर बाहर है और ये क्या है, अंदर है। तो जो FSH होता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, वो ये सेरोटोली सेल की तरफ भेजे जाते हैं, सेरोटोली सेल की तरफ आ जाते हैं। और ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, ये लेडिंग सेल की तरफ चले जाते हैं। ये जब लेडिंग सेल की तरफ चले जाते हैं, तो लेडिंग सेल्स को ये पैगाम पहुंचा देते हैं कि आप ये जर्मेनियम से जो जर्म सेल है, या जिसको हम प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं, इन प्राइमोर्डियल सेल को क्या करें, इसको इससे कह के मोटिवेट करें, इससे क्या करें,
क्या है, अमल क्या करें ताकि वो हम क्या हो जाए, सेल डिवीजन का अमल क्या हो जाए, उसको स्टिमुलेट करें। स्टिमुलेट करना इसको कहते हैं। लेडिंग सेल क्या होते हैं, यहाँ पर इन जर्म को क्या करते हैं, ये अच्छा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज कर लेते हैं। ये लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज कर लेते हैं और ये हार्मोन आकर इस इन जर्म सेल को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसलिए स्टिमुलेट कर देते हैं। इसमें स्टिमुलेशन पैदा करते हैं कि आप जर्मिनेशन, कि आप क्या करें, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल क्या करें, आप शुरू करें। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये जो सेरोटोनिन सेल होते हैं, ये जो फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, ये सेरोटोनिन इसकी तरफ आते हैं और इसको पैगाम पहुंचा देते हैं कि आप स्पर्म बनने का अमल शुरू हो गया है। और जो सेल नए सेल बन रहे हैं, इन सेल की स्पर्म बनने तक इसकी क्या करें, आप हिफाजत भी करें और इसको खुराक भी पहुंचाते जाएं। तो ये इसको खुराक पहुंचाता है और इसकी क्या करता है, हिफाजत भी करता है, जहां तक कि इससे क्या हो जाए, स्पर्म बनने का अमल या स्पर्म क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाते हैं। जब स्पर्म मुकम्मल हो जाते हैं तो अगर ये स्पर्म का जो स्पर्मेटोजेनिस का अमल अगर क्या है, ये अमल तेज है। बाज़ औक़ात ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल तेज होता है, बाज़ औक़ात ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल क्या होता है, सुस्त होता है। अगर ये अमल तेज होता है तो फिर यही सर्टोली सेल जो होते हैं, एक और किस्म के हार्मोन जिसको इनहिबिन कहते हैं, इनहिबिन का क्या करते हैं, खारिज करते हैं। और इनहिबिन जो होते हैं, अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल तेज है तो वो ज्यादा इनहिबिन क्या करते हैं, खारिज करते हैं। इनहिबिन इनहिबिटर होते हैं और हार्मोन्स में हम पढ़ चुके हैं एंजाइम में कि इनहिबिटर क्या करते हैं, अमल को रोकते हैं या स्लो करते हैं। इनहिबिटर का काम यही होता है। तो वो फिर क्या करते हैं, इन स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल होता है, क्योंकि ये इनहिबिटर होते हैं तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल क्या करते हैं, वो स्लो कर देते हैं। फिर तेजी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बनते। लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल सुस्त है तो फिर ये यहाँ पर जो इनहिबिन पैदा होते हैं, इनहिबिन की तादाद को कम कर देते हैं। ये जो सर्टोली सेल होते हैं, ये सर्टोली सेल ये क्या करते हैं, ये इनहिबिन की मिकदार जो होती है इसको वो कम कर देते हैं। और मिकदार जब इसकी कम हो जाए, यानी इसका कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो इस तरह ये हार्मोन्स जो होते हैं, इन हार्मोन्स की मदद से ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एक स्पर्म सेल जो होता है इंसानी बॉडी के अंदर तकरीबन ये टेस्टिस में 2.5 महीने तक वो जिंदा रह सकता है और 2.5 महीने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, मर जाता है और डिजॉल्व होकर इसी हिस्से में फिर जज़ब हो जाता है। और अगर ये अंडे के अंदर चला जाए, ओम के अंदर चला जाए, तो वहां पर ये 5 दिन तक जिंदा रहता है। और अगर ये इंसानी बॉडी से बाहर निकल जाए, न अंडे में जाए और न इंसानी बॉडी के अंदर रहे, बल्कि ये बाहर क्या हो जाती है, ये स्पर्म निकल जाता है, तो बाहर ये 1 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है, बशर्ते के मुनासिब टेम्परेचर हो। लेकिन अगर टेम्परेचर वो सख्त हो तो फिर वो 1 घंटे तक जिंदा नहीं रह सकते। यही वजह होता है कि जब टेस्ट किया जाता है स्पर्म का, तो फिर क्या किया जाता है, इसको 1 घंटा तक लाजमी इसका टेस्ट जरूरी है। 1 घंटे के बाद फिर स्पर्म क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। स्पर्म का डिसऑर्डर भी होता है। बाज़ औक़ात अगर स्पर्म जो होते हैं 15 मिलियन पर मिलीलीटर, 15 मिलियन पर मिलीलीटर अगर ये सीमन में इसकी मिकदार 15 मिलियन पर मिलीलीटर, मतलब इससे मिकदार कम हो 15 मिलियन से, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, ज़ाइगोट का बनना मुश्किल होता है, फर्टिलाइजेशन का अमल फिर नहीं हो सकता। और अगर ये स्पर्म इसका शेप बदल जाए, शेप भी इसका बदल सकता है, तो भी इसको भी डिसऑर्डर कहते हैं, फिर भी क्या नहीं होता ये। और अगर इसकी मोटिलिटी भी क्या हो, मोटिलिटी भी कम हो, मोटिलिटी की मतलब इसका हरकत, स्पर्म जब बिल्कुल क्या होता है, तंदुरुस्त होता है, तो वो सीधा हरकत करता है। लेकिन अगर सीधा हरकत करता है या दायरे में अगर हरकत करता है, लेकिन बड़ा दायरा बनाता है, अगर बड़ा दायरा बना रहा है या सीधा हरकत कर रहा है, तो ये तंदुरुस्त स्पर्म की निशानी है। लेकिन अगर ये
सीधा हरकत नहीं कर रहा है, दायरे में हरकत कर रहा है, लेकिन दायरा बहुत छोटा दायरा बना रहा है, तो ये क्या है, ये स्पर्म इसकी मोटेलिटी कमज़ोर है, तो ये स्पर्म जो होता है ये भी अंडे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो हाँ, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की क्या हैं बीमारियाँ हैं, और ये अक्सर खुराक की कमी की वजह से, या सख्त मेहनत, मजदूरी, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम करना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर वहाँ पर कोई इंसान काम कर रहा हो तो वहाँ पर भी टेस्टिस, क्योंकि वहाँ पर तो 35 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर स्पर्म बनने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर स्पर्म वहाँ पर भी नहीं बन सकते। और इस तरह खुराक, सब्जियाँ, फल अगर इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे जो स्पर्म होते हैं वो तंदुरुस्त बनते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। बाज़ औक़ात इसकी फर्टिलिटी नहीं होती। फर्टिलिटी की मतलब ये होता है कि जिसम में मुख्तलिफ़ किस्म के अगर स्पर्म के साथ या जो सीमन होते हैं इसके साथ ब्लड आए, या वहाँ पर गुर्दे कमज़ोर है, अगर गुर्दे कमज़ोर हैं तो वो भी टॉक्सिक जो मादे होते हैं वो ब्लड से बाहर नहीं निकाल सकते अच्छी तरह, तो वो टॉक्सिक मादे जब गोनेड में आते हैं तो वहाँ पर स्पर्म क्या करते हैं, इसको डैमेज करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ये डिसऑर्डर है। बहरहाल आज का लेक्चर इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़।